नमस्कार है आप सभी को और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास 11। ठीक है, 11th की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 11th में पाठ पढ़ रहे हैं मूल निवासियों का विस्थापन, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक है विश्व इतिहास के कुछ विषय। इसके अंतर्गत जो पाठ आया मूल निवासियों का विस्थापन, पाठ संख्या 10, जो कि वर्तमान में संशोधित कोर्स के अंतर्गत शामिल है। तो मूल निवासियों के विस्थापन में हमने मूल निवासियों के बारे में पढ़ा। अमेरिकी मूल निवासियों के बारे में थोड़ा सा इससे पूर्व वाले पॉइंट में जाना था कि किस प्रकार से वो उनका जीवन था और कैसे वो सादगीपूर्वक रहते थे, कितनी सरलता उनके अंदर थी, साथ ही साथ वो किस प्रकार से शिकार करते थे और शिकार भी उतना ही करते थे जितना उनको ज़रूरत होती थी, और भोजन फसल भी उतनी ही उगाते थे जितना उनके साल भर का स्टॉक चल जाता था। किसी प्रकार का कोई आपसी विवाद उनके अंदर नहीं था। लेकिन जब यूरोप के लोग हैं वो अमेरिका की तरफ आए और अमेरिका के लोगों ने उन यूरोपीय लोगों को देखा, यानी जो मूल निवासी अमेरिका के जो लोग हैं वो मूल निवासी है और जो यूरोप के लोग हैं वो बाद में आकर वहाँ बस गए, तो उन्होंने बाद में अमेरिका की नागरिकता ली, लेकिन उससे पहले वो उनके लिए अजनबी थे। तो दोनों की एक दूसरे के प्रति क्या धारणाएं थी, क्या विश्वास थे और क्या उनको देखकर एक दूसरे के प्रति नज़रिया कैसा था, वो नज़रिया हम देखते हैं इसमें कि यूरोपीय लोग हैं वो मूल निवासियों के प्रति क्या सोचते थे और मूल निवासी है वो यूरोपीय लोगों के प्रति क्या सोचते थे। यही हम इसके अंदर पढ़ेंगे, इस बिंदु के अंदर, इस पॉइंट के अंतर्गत। तो हम सीधा पाठ्यपुस्तक के प्रश्न संख्या जो है 218 इसके ऊपर आते हैं और जो है हमारा बिंदु है पारस्परिक अवधारणा, ये समझते हैं। पॉइंट थोड़ा लंबा है बिंदु, तो थोड़ा ज़्यादा टॉपिक बड़ा हो जाएगा, फिर भी समझते हैं कि 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। देखिए, पश्चिमी यूरोप के लोग यानी जो यूरोपीय लोग हैं उनकी जो है उनकी मानसिकता के अंतर्गत सभ्य जो शब्द है वो क्या है, सभ्य शब्द से तात्पर्य था उनके लिए कि मनुष्य की पहचान, कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए, संगठित उसका एक विकसित धर्म होना चाहिए जिसके प्रति वो विश्वास रखता हो, और तीसरा कि वो शहर में रहने वाला हो और उसके रहन सहन, खान पान और उठने चलने का तरीका है वो सभ्य होना चाहिए। तो वो यूरोपीय लोगों की मानसिकता में ऐसा था, वो यह सभ्यता की पहचान ये थी कि सभ्य मनुष्य ऐसा होना चाहिए। उन्हें अमेरिका के मूल निवासी असभ्य प्रतीत हुए जब ये यूरोप के लोग जो अटलांटिक पार गमन करके या अटलांटिक सागर को पार करके, महासागर को पार करके जब वो अमेरिका की धरती पर आए, अमेरिकी महाद्वीप के ऊपर आए, तो यहाँ पे मूल निवासियों का सादगी भरा जीवन उन्हें असभ्य प्रतीत हुआ, क्योंकि उनका रहन सहन ऐसा नहीं था जैसा वो थे। फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री जिनका नाम है जां जैक रूसो जैसे कुछ यूरोपियों के लिए ऐसे लोग तारीफ के काबिल थे, लेकिन यहाँ पे ये विवादास्पद है या अपवाद है कि जो है जां जैक रूसो ये कहते हैं कि ऐसे लोग तारीफ के काबिल है क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों से अछूते हैं, अर्थात वो सरल है, उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, उनके अंतर्गत अच्छा दिखने का, अच्छा रहने का या वो सभ्यता जैसी विकृति जिसमें मनुष्य को अलग थलग बना लेती है उन विकृतियों से अलग है, यानी अछूते हैं, यानी वो साधारण और सीधे लोग हैं। इसके लिए एक प्रचलित पद था उदात्त उत्तम जंगली, तो उन्होंने ये शब्द उनके लिए लिया है कि उदात्त उत्तम जंगली अर्थात नोबल सेवेज, यानी कि एक अच्छे लोग जिनके मन में एक सरलता है भरी हुई है, और उत्तम यानी अच्छे, उत्तम जंगली, भले वो जंगली है, भले वो असभ्य दिखते हैं लेकिन वो उदात्त है, वो नोबल है, वो अच्छे हैं, वो सभ्य न सही लेकिन फिर भी वो सरल और साधारण है और वो अपने आप को अलग थलग रखने वालों में से है। तो उनका ये नज़रिया था उनके प्रति। तो जो ये जां जैक रूसो जैसे यूरोपीय विद्वान थे, दर्शन शास्त्री, उनका उनके प्रति सरल नज़रिया था। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि उदात्त उत्तम जंगली शब्द है वो किस जो है दर्शन शास्त्री ने प्रयोग में लिया है मूल निवासियों के लिए, तो आपको याद रखना जां जैक रूसो। एक दूसरा नज़रिया है अंग्रेजों के कवि, जो अंग्रेजी के कवि है जिसका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। इनकी कविताएं बहुत मिलती हैं हमें लिटरेचर के अंतर्गत। तो विलियम वर्ड्सवर्थ
की कुछ पंक्तियां। इसमें लिखा है कि विलियम और रूसो में से कोई भी किसी अमेरिकी मूल निवासी से नहीं मिला था। हालांकि दोनों ही जो है यूरोपीय थे, लेकिन इन्होंने मूल निवासियों से कभी मुलाकात नहीं की थी। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उसका वर्णन करते हुए कहा कि वे जंगलों में रहते हैं, यानी सीधे सरल है, वो जंगलों में रहते हैं, जहाँ कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने या परिष्कृत करने के अवसर उनके पास बहुत कम है। यानी वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि जहाँ कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, यानी प्रकृति में रहते हैं वो लोग, कैसे हैं, जंगली है। अब उनके लिए जंगली शब्द है कि वो जंगलों में रहते हैं, ठीक है, और वो जंगल में रहने वाले सीधे संपन्न लोग हैं और वो प्रकृति के बीच में रहते हैं, इसलिए वो कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने या परिष्कृत करने के अवसर बहुत कम है। यानी उनके अंदर दूसरी भावनाएं नहीं भरी जा सकती, क्योंकि वो प्रकृति को पास से देखते हैं। उनके मन में उन्होंने सिर्फ प्रकृति को देखा, जंगलों को देखा और साधारण जीवन जिया है, तो उनको नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी है। तो वो कल्पना शक्ति के घोड़े नहीं दौड़ाते, उनके अंदर अन्य भावनाएं नहीं भरी जा सकती, क्योंकि वो एक सीधा और सरल जीवन जीते हैं। तो ऐसे में परिष्कृत करना यानी उन्हें और अच्छा बनाना और सुधारना और सुंदर रूप देना के अवसर बहुत कम है, क्योंकि वो प्रकृति के करीब है। तो उन्हें हम अलग तरीके से नहीं सुधार सकते, अलग तरीके से उन्हें हम नहीं बांध सकते, उन्हें ऐसा नहीं कर सकते, इसके अवसर बहुत कम है। क्योंकि जो जंगलों में रहने वाले जो सीधे और सरल लोग हैं, उनको आसानी से जो है नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता, जिसका मतलब यह है कि प्रकृति के निकट रहने वालों की कल्पना शक्ति और भावना अत्यंत सीमित होती है, क्योंकि वो साधारणतः प्रकृति के बीच में रहते हैं, तो वो कल्पनाओं के घोड़े नहीं दौड़ाते और उनकी भावना शक्ति भी अत्यंत सीमित होती है। वो सिर्फ अपने लोगों में ही मस्त रहने वाले लोग होते हैं। तो ये वर्ड जो है कवि विलियम वर्ड्सवर्थ है, उन्होंने ये कविता जो है पंक्तियाँ हैं वो कही है, और वही जो है जैक जो है रूसो ने ये शब्द उनके लिए कहा है। तो उन्होंने दोनों ने ही अपने हिसाब से अच्छे अच्छे शब्द हैं उन अमेरिकी मूल निवासियों के लिए प्रयोग में लाए हैं। अब यहाँ पे जो मूल बाशिंदे यानी वहाँ के जो नागरिक यानी मूल निवासी, नेटिव जिसे हम कह सकते हैं, यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे वे उनके लिए दोस्ती के नए उपहार थे। जब यूरोप के लोग हैं वो अमेरिका की धरती पर आए, अमेरिकी महाद्वीप पर आए, तो उनके बीच में दोस्तियाँ बढ़ी, पहचान बढ़ी और बदले में वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय यानी चीज़ों का आदान प्रदान होता था। और ऐसे में जो ये सीधे और सरल लोग थे, मूल बाशिंदे या मूल निवासी, उनको वो चीज़ें जो देते थे और बदले में वो भी उनको चीज़ें देते थे या वस्तुएं देते थे जो भी, तो वो उनको उपहार मानते थे। उनके लिए क्या था? उपहार था। दूसरी ओर अमीरी की सपने देखने वाले यूरोपीय लोगों के लिए मछली और रोएदार खाल माल थे। देखिए, अब यूरोप के लोग हैं वो स्वार्थी थे, वो स्वार्थवश आए थे, और जब यहाँ पर उन्हें कई ऐसे मौके मिले जिसमें वो अधिक मालामाल हो सकते थे, धनवान हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो बहुमूल्य चीज़ें उनको मिल रही थी, बहुमूल्य वस्तुएं जो इनको मिल रही थी, वो यहाँ पर अमेरिका की भूमि पर भले ही उनका मूल्य न हो, लेकिन वो जब अटलांटिक पार करके यूरोप गमन करते थे, यूरोप की तरफ जाते थे, तो वहाँ के बाज़ारों में उन चीज़ों का बहुत अधिक मूल्य था। वो पैसा कमा सकते थे, और ऐसे में जब वो यूरोप के लोग हैं मूल निवासियों को कुछ चीज़ें देते थे, वो ये उपहार समझते थे, भेंट समझकर स्वीकार करते थे। और जो मूल निवासी उनको जो देते थे यूरोपीय लोगों को, तो वो मछली और रोएदार खालें वगैरह जो होती थी वो उनके लिए माल थे, क्योंकि उनको पता था कि हम यूरोप के मार्केट में जाकर उससे बेचेंगे तो हमें बहुत अधिक धन की प्राप्ति होगी। तो वो लालची प्रवृत्ति के थे, जिसे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचना था। इन बेची जाने वाली चीज़ों के दाम पूर्ति के आधार पर साल दर साल बदलते रहते थे। यानी जब मांग और पूर्ति होती थी उस आधार पे, यानी जब मांग ज़्यादा होती थी तो दाम बहुत अधिक मिलते थे, और अगर पूर्ति ज़्यादा हो जाती थी या पूरा हो जाता था तो कई बार कीमतें हैं वो गिर जाती थी, तो उनकी भाव है वो कम ज़्यादा होते रहते थे। मूल निवासी इसे नहीं समझ सकते थे। मूल निवासी सीधे सरल थे, उन्होंने अमेरिका के अलावा कोई धरती नहीं देखी थी, कोई महाद्वीप नहीं देखा था, उनके लिए वही अपना जीवन था, वही अपना सब कुछ था। तो उनकी नज़रों में वो नहीं समझ में आता था। उन्हें सुदूर यूरोप में स्थित बाजार का जरा भी बोध नहीं था कि यूरोपवासी उनसे लाभ उठा के उनसे पैसा कमाते हैं, इसका ज्ञान उनको नहीं था। उनके लिए तो वे सब पहले की तरह थे। यूरोपीय व्यापारी उनकी चीज़ों के बदले में कभी तो उन्हें बहुत सारा सामान देते थे और कभी बहुत ही कम। यानी यूरोप के व्यापारी हैं वो उनके साथ मैत्रीवत व्यवहार रखते थे, क्योंकि उनको उनसे लाभ कमाना होता था। और फिर वो
कभी कभी तो उन्हें बहुत सारा सामान देते थे, यानी जो उनके लिए अनुपयोगी चीज़ें वगैरह होती थी वो उनको दे दिया करते थे, और कभी बहुत कम या उनके लिए जो बहुमूल्य होता था वो कम देते थे। वे यूरोपीय लोगों के लिए लालच को देखकर भी दुखी होते थे। उनके मन में बड़ा ही दुखी वाला भाव आता था जब वो कभी कभी बहुत कम सामान देते थे और उनसे बहुत अधिक सामान ले लिया करते थे, तो वो कभी कभी दुखी होते थे। उनका मतलब उनको लगता था कि ये कितने स्वार्थी हैं। प्रचुर मात्रा में रोएदार खाल हासिल करने के लिए उन्होंने सैकड़ों उदबिलावों को हलाल किया था, जो कि उदबिलाव यानी एक जंगली जो पशु होता है, और उसकी खाल या कह सकते हैं चमड़े की यूरोप के बाज़ार में बहुत अधिक मांग थी, और ऐसे में वो मूल निवासियों को उनका शिकार करने के लिए पैसा देते थे या जो भी वस्तु देते थे, और ऐसे में मूल निवासी उनके झांसे में आकर बहुत सारे सैकड़ों जानवरों को उन्होंने मारा था, और फिर उनकी खाल जो है निकाल कर यूरोप के जो यूरोपीय व्यापारी है वो लेकर जाते थे और उन्हें यूरोप के बाज़ारों में बहुत ही ऊंची कीमतों पर बेचते थे, और इस प्रकार से वो संपन्न और धनी बनते जा रहे थे। मूल बाशिंदे इससे काफ़ी विचलित थे। उन्हें डर था कि जानवर उनसे इस विध्वंस का बदला लेंगे। हालांकि मूल निवासी इस प्रकार से करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं न कहीं प्रकृति का डर था, उन्हें कहीं न कहीं ईश्वरीय शक्ति का डर था कि जो इस तरीके से उन जानवरों को जो मारा जा रहा है, तो ऐसे में प्रकृति उनसे बदला लेगी, ईश्वर उनसे बदला लेगा, ये जानवर उनसे बदला लेंगे। क्योंकि मूल निवासी ने हमेशा जानवरों को अनावश्यक रूप से कभी नहीं मारा था। जितना उनको ज़रूरत होती थी या मांस वगैरह वो मांसाहार करते थे, इस हेतु ही वो जानवरों को मारते थे, अन्यथा जानवर और जंगल उन दोनों का एक बहुत ही सुंदर रिश्ता मौजूद था। शुरुआत में आए यूरोपीय लोगों जो कि व्यापारी थे कि पीछे पीछे अमेरिका में बसने के लिए भी लोग आए। अब शुरू में तो व्यापारी है वो आए थे क्योंकि उन्हें जैसे जैसे अनुमान हुआ और जैसे उन्हें ये पता चला कि अमेरिका में बहुत सारी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, तो अब यहाँ पर लोग हैं स्वार्थवश आने लगे कि यूरोप में उनको जो संपन्नता नहीं मिल रही थी, उन्होंने ये सोचा कि यहाँ आकर वो बच जाएंगे तो उनको यहाँ पे मालामाल हो जाएंगे, वो बड़े बड़े जमींदार बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ की ज़मीनों के ऊपर मूल निवासियों का कोई अधिकार या आधिपत्य नहीं था, वो सीधे सरल लोग थे। और 17वीं शताब्दी या सदी से यूरोपीय लोगों के कुछ समूह ईसाइयत के भिन्न संप्रदाय से ताल्लुक़ रखने की वजह से उत्पीड़न के शिकार थे। यानी कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले प्रोटेस्टेंट या प्रोटेस्टेंटवाद को राजधर्म का दर्जा देने वाले देशों में कैथोलिक, यहाँ यूरोप का जो धर्म था मुख्य रूप से ईसाई धर्म था। ठीक है, ईसाई धर्म उनका मुख्य धर्म था, लेकिन कालांतर में आते आते ईसाई धर्म में 2 शाखाओं में विभाजित हो गया, कैथोलिक शाखा और दूसरा था प्रोटेस्टेंटवादी। तो ये प्रोटेस्टेंटवाद है, इसका जो संस्थापक माना जाता है वो था मार्टिन लूथर। ठीक है, और जो कैथोलिक धर्म है वो इसकी प्राचीन शाखा थी जिसमें बहुतायतवादी जो है प्रोटेस्टेंट जो है ईसाई धर्म को मानते थे, जिसमें परंपरावादी जो है ईसाई धर्म की शाखा कह सकते हैं, और जो प्रोटेस्टेंटवाद था वो जो है नवीन शाखा थी जो कि मार्टिन लूथर के प्रभाव में आने के बाद आई थी। तो इसके अंतर्गत अब यहाँ पर ये 2 प्रकार के यूरोप में भी जो है सांप्रदायिक राजनीति चलती थी, और उसके चलते प्रोटेस्टेंटवाद और कैथोलिक कि जिन देशों ने जो है कैथोलिक धर्म का प्रभाव जिन देशों के अंतर्गत था, उन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्टेंटवादियों को उत्पीड़ित किया, और जहाँ प्रोटेस्टेंटवाद का प्रभाव था वहाँ पर कैथोलिक धर्म के जो ईसाई जो है संप्रदाय थे उनको वहाँ पे प्रताड़ित किया गया। और ऐसे में ये लोग वहाँ से बचने के लिए, यानी उन स्थानों से बचने के लिए उन्होंने भी अमेरिका की तरफ रुख किया, तो वो भी जहाज़ों के माध्यम से अटलांटिक पार करके अमेरिका की तरफ है वो आने लग गए थे। तो ये स्थितियाँ यूरोप के अंदर मौजूद थी। तो इनमें से बहुतेरे ने यूरोप छोड़ दिया, वो यूरोप छोड़ के अमेरिका की तरफ आ गए, एक लंबी ज़िंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका चले गए। तो उन्हें लगता था कि यूरोप में उनका जीवन है सुरक्षित नहीं है, उन्हें रात दिन या दिन रात है उन्हें उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता था, कई प्रकार की उनकी ऊपर बंदिशें थी, उनको जो है प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता था। और ऐसे में अब वो अमेरिका की तरफ चले आए, क्योंकि अमेरिका अब उनके लिए सुनहरा ख्वाब था और उनको लगता था कि अमेरिका में वो एक नई ज़िंदगी शुरू करके एक अच्छा जीवन है वो जी सकते थे। और जब ये यहाँ पर आए तो तब तक वहाँ ज़मीनें खाली थी, कोई समस्या नहीं आई। धीरे धीरे वे और अंदर, यहाँ ज़मीनें खाली थी और अंदर
मूल निवासियों की गांवों की तरफ बढ़े और फिर यहाँ आकर उन्हें लाभ हुआ और उन्होंने बहुत सारी अमेरिकी ज़मीनों को अपना कब्जे में ले लिया। उन्होंने जंगलों की सफाई के लिए अपने लोहे के औजारों का इस्तेमाल किया ताकि खेती की जा सके। तो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर यूरोपीय लोग आए और फिर यहाँ के जंगलों को उन्होंने साफ किया। मूल निवासी और यूरोपीय लोग जब जंगल को देखते तो उनकी निगाह में अलग अलग चीज़ें आती थी। देखो, मूल निवासी और यूरोपवासी दोनों के लिए जंगल अलग अलग मायने रखते थे। अब क्या है, मूल निवासियों ने उन्हें रास्तों की पहचान की जो यूरोपीय लोगों के लिए अदृश्य थे। अब मूल निवासी वहीं के मूल निवासी थे और ऐसे में उन्हें जंगल की हर चीज़ की पहचान थी। जब यूरोप के लोग आए तो उन्होंने मूल निवासियों को उपयोग में लिया, कह सकते हैं इस्तेमाल करना। तो उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया उन लोगों को, उनकी साधारणता, उनकी सरलता का उन्होंने फ़ायदा उठाना शुरू किया। यूरोपीय लोगों की कल्पना में कटे हुए जंगल की जगह मक्के के खेत उभरते थे। अब यूरोपीय लोग ये देखते थे कि जंगल कैसे साफ किए जाएं ताकि यहाँ पे विशाल जो है खेत खड़े किए जा सकते हैं। तो ऐसे में वो उन जंगलों को साफ करवाना चाहते थे क्योंकि उनके मन में बड़ी बड़ी फसलों के खेत उपजते थे और वो सोचते थे कि यहाँ मकई का उत्पादन करें और अधिक से अधिक धन लाभ कमाएं। तो वो इस मेंटेलिटी के थे कि वो मनी माइंडेड थे, यानी वो पैसा अधिक कमाने के बारे में सोचते थे। और वहीं जेफरसन जो कि अमेरिकी थे लेकिन उनके पूर्वज है वो यूरोपियंस थे, और जब वो अमेरिका में उनके पूर्वज आए थे तो वो अमेरिकी यूरोपीय कॉलोनियों में वो भी रहते थे। और वहाँ बाद में जब अमेरिका के जो है राष्ट्रपति बने जेफरसन, तो उनके मन में भी मूल निवासियों के प्रति क्या भावना थी वो उन्होंने यहाँ पे बता दी है कि जेफरसन का सपना एक ऐसे देश का था जो छोटे छोटे खेतों वाले यूरोपीय लोगों से आबाद था। कि वो चाहते थे कि अमेरिका है उसमें छोटे छोटे खेत हो जिसमें बहुत सारे यूरोपीय लोग यहाँ पे बसे हुए हो। मूल निवासी जो अपनी ज़रूरतों के लिए फसल उगाते थे, जेफरसन के लिए कि ज़रूरतों के लिए खाना पीना उगाना उचित नहीं था, न कि बिक्री और मुनाफे के लिए। यानी उनके मन में ये था कि हम जो भी उत्पादन करें उसका अधिक से अधिक लाभ लें, और जो ज़मीन का मालिक बनने को गलत मानते थे। उनके अनुसार है मूल निवासी वो सीधे और सरल थे, वो मालिकाना हक नहीं जताते थे। इस बात को नहीं समझ सकते थे कि यही चीज़ें उन्हें जेफरसन की निगाह में असभ्य बनाती थी। जेफरसन की निगाह में ये असभ्यता का सूचक थी कि वो इतना सारा धन लाभ या इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी वो इनको इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। और जेफरसन की नज़रों में यूरोपीय लोग हैं वो सभ्य थे, और जो अमेरिका के जो मूल निवासी हैं वो असभ्य उनकी नज़रों में थे क्योंकि वो सीधे और सरल थे। अब हम जेफरसन के बारे में जानते हैं। देखिए, जेफरसन कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट, प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तीसरे प्रेसिडेंट, और वर्ड्सवर्थ के समकालीन थॉमस जेफरसन जी को उनका पूरा नाम है। मूल निवासियों के बारे में ऐसे शब्द कहे हैं जिन पर आज के समय में कड़ा विरोध है वो जाहिर किया जाता है कि वो मूल निवासियों के प्रति उनकी भावना संकुचित थी, और वो उन्होंने ये कहा कि ये अभागी नस्ल जिसे सभ्य बनाने के लिए हमें इतनी जहमत उठाई, यानी जहमत उठाना यानी हमने ये कार्य किया और अपने उन्मूलन का औचित्य सिद्ध करती है कि हमने उनको सभ्य बनाने के लिए हर तरीके से हमने कोशिश की, लेकिन फिर भी ये नहीं सुधरे। तो ऐसे में जब उनका उन्मूलन हुआ तो उनके अनुसार उनका विस्थापन हुआ, उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी, तो उनकी नज़रों में ये उचित था। ठीक है, तो ये उचित था जेफरसन की नज़रों में कि मूल निवासियों को हमने हर तरीके से सुधारने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं सुधरे, तो ऐसे में उनको अपना स्थान छोड़ के पीछे खिसकना पड़ा, या कह सकते हैं विस्थापन के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये उनकी नज़रों में उचित था मूल निवासियों को हटाना वहाँ से। अब यहाँ पे लेखक है, एक कॉलम आया है आपकी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत की, एक लेखक है वाशिंगटन इरविन जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ से खासे छोटे थे और मूल निवासियों से वो सचमुच में मिले थे, और उनका वर्णन बिल्कुल भिन्न रूप में उन्होंने किया कि उन्होंने मूल निवासियों को किस नज़रिए से देखा और किस प्रकार से मूल निवासियों को महसूस किया। वो उन्होंने इस जो पैराग्राफ के अंदर है वो दिया गया है कि वो लिखते हैं कि जिन इंडियंस को असली ज़िंदगी को देखने का मुझे मौका मिला
वे कविताओं में वर्णित अपने रूप से काफ़ी भिन्न हैं। अब इंडियंस कहा गया, रेड इंडियंस का है, कोलंबस ने नाम दिया था क्योंकि वो इंडिया की खोज में निकला था और अटलांटिक पार करके राह भटक गया और वो अमेरिका की धरती पर पहुंच गया। और जब वहाँ के लोग उसे दिखाई दिए तो कोलंबस ने ये समझा कि वो इंडिया आ गया है, वो भारत की तरफ आ गया है। और जो अमेरिका की जो मूल निवासी है वो थोड़े से लाल रंग के हुआ करते थे, जिसके कारण उसने इंडियन लोगों को समझकर उन्हें रेड इंडियंस का नाम दिया। तो वो ये कहते हैं कि जिन इंडियंस को असली ज़िंदगी को देखने में मुझे मौका मिला वे कविताओं में वर्णित अपने रूप से काफ़ी भिन्न हैं, यानी वो अलग है। ये सच है कि गोरे लोगों जिनकी नीयत पर भरोसा नहीं करते, जिनकी भाषा भी नहीं समझते, कि संगत में रहने पर वे काफ़ी कम बोलते हैं, कि जब वो गोरे लोगों के आसपास होते हैं तो वो नहीं समझ पाते कि वो कैसे लोग हैं, वो नहीं समझ पाते उस अंग्रेजी भाषा को, और वो नहीं समझ पाते हैं उनकी नीयत को, तो वो काफ़ी कम बोलते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। पर परिस्थितियाँ वैसी ही हो तो गोरा आदमी भी उन्हीं की तरह अल्पभाषी हो जाता है कि जब दोनों को एक दूसरे की समझ नहीं होती, दोनों ही एक दूसरे को सिर्फ इशारों में या संकेत में ही समझा सकते हैं, तो दोनों ही अल्पभाषी हो जाते हैं, अर्थात मितभाषी हो जाते हैं, कम बोलना शुरू करते हैं क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। वे इंडियंस जब अपनों के बीच होते हैं तो वे नकल उतारने के बाद में उस्ताद साबित होते हैं, लेकिन जब ये सीधे सरल मूल निवासी जब अपने ग्रुपों में होते हैं, अपने कबीलों में होते हैं, अपने ही जो है कुल और कुटुंब में होते हैं, तो वे बड़े उस्ताद साबित होते हैं। उस्ताद यानी वो उनके अंदर भी कई हुनर है वो भरे हुए हैं। वे गोरों की नकल उतार कर उनका खूब मनोरंजन करते हैं कि गोरे कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे उनके तरीके हैं, तो वो उनकी काफ़ी नकल करते हैं और दूसरों का मनोरंजन करवाते हैं। वही गोरे जो समझते हैं कि इंडियंस को वे अपनी भव्यता और गरिमा के प्रति गहरे आदर भाव से ओतप्रोत कर चुके हैं, कि जिनके मन में ये भावना है कि ये गोरे, ये यूरोपियन लोग जो खुद को सभ्य समझते हैं और उनके मन में ये है कि वो अपना धन दौलत, उनका पैसा, उनका रुतबा दिखाकर उनके मन में वो आदर भाव है वो भर चुके हैं। लेकिन जब यही इंडियंस, यही मूल निवासी जब अकेले होते हैं, अपने लोगों के बीच में होते हैं, तो इन गोरों का खूब मजाक उड़ाते हैं। गोरे लोग गरीब इंडियंस के साथ ऐसे पेश आते हैं, मैं इसका साक्षी हूँ, मानो उनमें और जानवरों में बहुत कम फर्क है। वाशिंगटन इरविंग ने जो मूल निवासियों के बारे में लिखा है कि किस प्रकार से यूरोपीय लोग उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे और उनके मन में उनके प्रति कैसी धारणा थी, वो उन्होंने बताई कि वो यूरोपवासी उनको जानवरों के बराबर समझते थे, या कह सकते हैं उनको असभ्य समझते थे। लेकिन मूल निवासी जो थे उनकी लोक कथाओं में यूरोपीय जनों का मजाक उड़ाया गया था, यानी मूल निवासी हैं वो उनका मजाक उड़ाते थे, जो यूरोपीय लोग थे उनके तरीकों का। और उनके बारे में जो मूल निवासियों की जो धारणा थी वो लालची और धूर्त के रूप में थी, यानी मूल निवासी जो है यूरोपीय लोगों को लालची और धूर्त मानते थे, और चूंकि वे काल्पनिक कथाओं की शक्ल में थी इसलिए यूरोपीय लोग उनके सही संदर्भ को काफ़ी बाद में समझ पाए या जाकर समझ पाए कि मूल निवासी भोले भाले जरूर थे, साधारण और सीधे जरूर थे, सरल थे, लेकिन मूल निवासियों को ये आभास हो गया था कि यूरोप के जो लोग हैं ये मूल निवासियों को कुछ नहीं समझते हैं, बल्कि उन्हें जानवर के समान समझते हैं, असभ्य समझते हैं। और ऐसे में उनके मन में जो धारणा बन गई थी कि ये यूरोपीय लोग हैं वो लालची और धूर्त प्रवृत्ति के हैं, जो सिर्फ उनका फ़ायदा उठाना जानते हैं। और फिर वो उनकी कई प्रकार से नकल भी उतारा करते थे और फिर वो आपस में एक दूसरे का मनोरंजन किया करते थे। वहीं यूरोपीय लोग हैं उनको मूर्ख और जानवरों के रूप में उनको समझते थे। तो इस प्रकार से लेखक वाशिंगटन इरविन ने, जो कि W वर्ड्सवर्थ से काफ़ी छोटे थे लेकिन वो मूल निवासियों से सचमुच मिले थे, और उस आधार पर उन्होंने मूल निवासियों की विशेषताओं को बताया है। अगर हम अमेरिका को देखें तो ये मानचित्र है जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत दिया गया है, और अमेरिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि मानचित्र आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया गया। जब संयुक्त राज्य अमेरिका जो था, ये मध्य अमेरिका का जो चित्र है उसके ऊपर कनाडा है और नीचे मैक्सिको है, और उसके बाद जो है दक्षिण अमेरिका शुरू होता है। तो यहाँ पे जब यूरोप के लोग, ये अटलांटिक सागर है, बहुत ही छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, इस अटलांटिक को पार करके जब ये इन देशों की तरफ बढ़े हैं या अमेरिका की तरफ बढ़े, तो यहाँ जो है यूरोप के विभिन्न देशों ने भिन्न भिन्न इलाकों के ऊपर अपना अधिकार किया। जैसे ये प्रदेश है और उन प्रदेशों के रंग रूप के आधार पे नीचे जो आपका कॉलम दिया है उसमें ये बताया जा रहा है कि किन किन के ऊपर किस किस का अधिकार था।
उस आधार पे उन्होंने कहीं फ्रांसीसी थे, कहीं इटालियंस थे, तो कहीं ब्रिटिश थे, तो कहीं जो है कह सकते हैं अलग अलग लोगों ने इन इलाकों के ऊपर अपना अधिकार किया। और फिर बाद में जब संयुक्त राज्य अमेरिका जो है का जब संविधान बना तो इन सब के मिली भगत, इन सब देशों का इसमें सहयोग रहा और उन सब के मिले जुले स्वरूप के आधार पे फिर यहाँ का संविधान बना जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसी आधार पे कि क्योंकि अमेरिका जो था यहाँ पर अलग अलग देशों का साम्राज्य था, अलग अलग देशों ने अपना विस्तार किया था, कहीं ब्रिटेन था, तो कहीं इटली था, कहीं फ्रांस था, तो कहीं जो है पोलैंड, हॉलैंड, जो भी, तो ये सारे यूरोप के देश थे। और इस आधार पे उन्होंने जब संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बनाया तो आखिर कुछ शर्तों और कुछ संधि के आधार पे उन्होंने अपने अपने हिस्सों को बांटा। उसके बाद वहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका इसका नाम दिया गया, यानी संयुक्त यानी सबका मिला जुला, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बाद में बना। तो इस प्रकार से ये अमेरिका का स्वरूप है वो बना। अब हम जानते हैं कि जिन मुल्कों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं कि अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है और ऊपर की तरफ कनाडा है, तो वे 18वीं सदी के अंत में वजूद में आए। कि शुरू में इनकी पहचान कुछ नहीं थी, इनका नाम है वो नहीं दिया गया था, सिर्फ महाद्वीप था। और बाद में इसका नाम, इसकी पहचान है वो पड़ी। अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा ही उस समय उनके कब्जे में मौजूद था। कि वैसे देखा जाए तो अमेरिका बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन जो यूरोप के लोग आए वो धीरे धीरे इनके हिस्सों के ऊपर अधिकार करते चले गए। मौजूदा आकार तक पहुंचने के लिए अगले 100 सालों में उन्होंने अपने नियंत्रण वाले इलाकों में काफ़ी इजाफा किया। कि अमेरिका बहुत विशाल महाद्वीप था और ऐसे में जब यूरोप के लोग इस महाद्वीप की तरफ बढ़े तो उन्होंने पहले तो छोटे छोटे हिस्सों के ऊपर अपना अधिकार किया। वर्तमान में जो अमेरिका दिखता है वो वास्तव में यूरोप के नियंत्रण में नहीं था। बाद में जैसे जैसे वो लोग वहाँ बसने शुरू हुए और फिर धीरे धीरे उन्होंने अमेरिका के कई क्षेत्रों के ऊपर अपना विस्तार किया, उसमें इजाफा किया, बढ़ावा किया। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई विशाल क्षेत्रों की खरीद की। और फिर उन्होंने दक्षिण में फ्रांस, लुइसियाना परचेज और रूस में अलास्का से ज़मीनें खरीदी। और साथ में उसने युद्ध में भी कई ज़मीनें जीती। कि ये जो अमेरिका वर्तमान में जो दिख रहा है उसमें कई इलाके हैं वो बाद में इसमें शामिल हुए हैं। दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकतर हिस्सा मेक्सिको से ही लिया गया है। किसी के मन में ये ख्याल नहीं आया कि उन इलाकों में रहने वाले मूल बाशिंदों की भी रजामंदी ले ली जाए। कि जब इन इलाकों को यूरोपीय लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा बनाया तो उस समय उन्होंने यहाँ पर रहने वाले मूल बाशिंदों से कुछ नहीं पूछा, सिर्फ उन्होंने अपनी मनमर्जी से यहाँ पर अपना जो है इलाका बनाया और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम दिया। तो यहाँ पे जो जीवन विडंबनाओं से भरा, जो विसंगतियों से भरा था, वो था मूल बाशिंदों का जीवन। जो मूल बाशिंदे यानी कि यहाँ के जो मूल निवासी थे या कह सकते हैं नेटिव या यहाँ के मूल जो नागरिक थे, उनके जीवन में परेशानियां बढ़ गई। और ऐसे में इनके पास काफ़ी सुविधाओं का अभाव था और ये सीधे और सरल थे। तो जब यूरोपीय लोगों ने इनके ऊपर जब अपना अधिकार कर लिया तो ऐसी स्थिति में इन्हें फ्रंटियर या सरहद की तरफ जाने होने पर मजबूर होना पड़ा। कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सरहद या फ्रंटियर खिसकती रहती थी। जैसे जैसे ये खिसकती जाती, मूल निवासी भी पीछे खिसकने के लिए बाध्य होते चले गए। कि जैसे जैसे ये सारा इलाका है यूरोपीय लोगों ने अपने अधीन या संयुक्त राज्य अमेरिका के हिस्सों में शामिल किया, वैसे वैसे ये मूल निवासी जो यहाँ के मूल बाशिंदे थे उन्हें उन लोगों से दूर होना पड़ा या ये सरहद की तरफ धकेल दिए गए। और इन्हें मजबूरन उन इलाकों को, अपनी बस्तियों को खोना पड़ा, उन्हें अपने जीवन को यहाँ से उन्हें हटाना पड़ा, कह सकते हैं। इनको अपने मूल स्थान है वो छोड़ के दूसरे इलाकों की तरफ जाना पड़ा, सरहद या फ्रंटियर की तरफ उनको खिसकने के लिए बाध्य होना पड़ा। क्योंकि यहाँ पे यूरोपीय बाशिंदों ने यहाँ पर अपना अधिकार कर दिया था, उनकी ज़मीनें छीन ली थी, उनका जो है मूल रहने का स्थान है वो छीन लिया था, उनके जीवन को पूरी तरह से इन यूरोपीय लोगों ने पूरी तरह से प्रभावित कर दिया था। 19वीं सदी में अमेरिका के भूदृश्य में जबरदस्त बदलाव आए। भूदृश्य यानी अमेरिका की भूमि का स्वरूप या मानचित्र या मैप बदलने लगा। जमीन के प्रति यूरोपीय लोगों का रवैया मूल निवासियों से अलग था। यूरोपीय लोग हैं चूंकि स्वार्थ रवैया रखते थे, स्वार्थपूर्ण, और उनका मानना ये था कि इन जमीनों को किसी तरह से अपने अधिकार में ले लिया जाए, बहुत अच्छी फसलें उपजाई जाए, उत्पादन किया जाए, धनवान कैसे बना जाए, तो वैसी मानसिकता थी।
ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। वहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांसीसी या जो भी यूरोप से जो लोग यहाँ पर आए थे, तो वहाँ पर ऐसा नियम था कि ये अधिकतर ब्रिटेन और फ्रांसीसी लोग ऐसे थे जो कि मोस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स थे। लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार थे, और उन परंपराओं के अनुसार कि वहाँ के जो जमींदार हुआ करते थे वो मोस्ट ऑफ जो है ऑथोरिटी जिसे कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि मूल अधिकार है वो बड़े बेटे को मिलते थे और बाकी छोटों को कम संपत्तियाँ मिलती थी। ऐसे में उन्हें संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता था, तो ऐसे में वो ये चाहते थे कि उनको भी उतने ही अधिकार मिले जो पिता की संपत्ति में बड़े बेटे को मिले हैं। इस वजह से ऐसे कई लोग वो अमेरिका की तरफ रुख कर गए, वो अमेरिका की तरफ आए क्योंकि उनका सपना था कि यहाँ उन्हें ज़मीनें मिल जाएगी और यहाँ पर वो अच्छे धनपति या कह सकते हैं कुबेर का खजाना उन्हें हासिल हो जाएगा। वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स बन जाएंगे, बड़े बड़े जमींदार बन जाएंगे, क्योंकि वो ज़मीनों के मालिक बनना चाहते थे और इस वजह से वो अमेरिका की तरफ आए। बाद में जर्मनी, स्वीडन, इटली जैसे मुल्कों में ऐसे अप्रवासी उमड़ पड़े। उसके बाद तो बहुत सारे यूरोपीय लोग हैं वो अटलांटिक पार गमन करके अमेरिका की तरफ आने लगे, क्योंकि एक तो अमेरिका में बहुत अधिक मात्रा में सोना पाया जाता था। कैलिफोर्निया जो जगह है वहाँ पे अधिक मात्रा में सोना है, और भी अमेरिका में और भी कई ऐसे उचित स्थान हैं जहाँ पे अधिक मात्रा में सोना निकलता है। साथ ही यहाँ पे ज़मीनें खाली पड़ी थी क्योंकि मूल निवासी ज़मीनों का मूल्य नहीं समझते थे। वो सीधे और सरल जीवन जीने वाले लोग थे। उनके लिए ज़मीनें सिर्फ उतनी ही ज़रूरत थी जितना वो उनके लिए फसल या खेती की उपज हो जाए और साल भर का उनका जो है जीवन चलाए। तो ऐसे में जब ये यूरोपीय लोग इधर आए तो उनकी ज़मीनें बड़े किसानों के हाथ में चली गई, तो उन्होंने मूल निवासियों की ज़मीनों को हड़प लिया था, या फिर ये इटली, जर्मनी या स्वीडन के वो लोग थे जिनकी ज़मीनों को बड़े लोगों ने छीन लिया था। ये ऐसी ज़मीन चाहते थे जिन्हें वो अपना कह सके, तो इस हिसाब से वो भी उम्मीदों से भरकर अमेरिका की तरफ आए। पोलैंड, यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल दिखता है हमें, जो कि एक मूवी बनी थी टाइटैनिक मूवी है। यहाँ पे 1912 में टाइटैनिक डूब गया था। तो ये जो टाइटैनिक जो जहाज़ था जो अटलांटिक पार करके ये भी अमेरिका ही जा रहा था। तो ये अमेरिका जब जा रहा था तो इस दौरान टाइटैनिक में जो है बहुत अधिक भीड़ है, अनगिनत लोग हैं वो अपने भाग्य आजमाने के लिए गोल्ड रश के दौरान, गोल्ड रश यानी सभी लोग धनवान बनना चाहते थे और सपना देखना चाहते थे कि उन्हें पता था कि अमेरिका में बहुत सारा सोना है, तो सभी अपनी तकदीर आजमाने के लिए जब टाइटैनिक जा रहा था अमेरिका की तरफ, तो उस दौरान बहुत सारे लोग हैं टाइटैनिक में बैठ के जो है अटलांटिक पार गमन करके अमेरिका की भूमि पर जाने के लिए तैयार हुए थे। हालांकि ये टाइटैनिक का दुर्भाग्य था कि वो 1912 के अंतर्गत जो है एक बर्फीली चट्टान से टकरा गया, और ये सबसे महंगा जहाज़ था उस दौर का और सबसे भव्य जहाज़ था। लेकिन एक चट्टान से टकराने के बाद ये 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया और इस प्रकार से टाइटैनिक वो डूब गया था। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं वो जो है समुद्र में डूब गए थे और कुछ लोगों को बचा लिया गया था। तो उसमें हमें पता चलता है कि किस प्रकार भीड़ है वो अपना भाग्य आजमाने के लिए अमेरिका की तरफ जा रही थी। और वहीं बहुत सारे लोग पोलैंड से भी आए और प्रेरी चारागाहों में काम करना उन्हें अच्छा लगता है। बहुत सारे यूरोपीय लोग हैं जहाज़ों में, पोलैंड वगैरह, तो यहाँ पर वो उन्हें कामगारों की तरफ लाया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये यहाँ पर बस गए और इन्होंने यहाँ पे संपत्तियाँ जो है खरीद ली और उन्हें ये अमेरिका की ज़मीन जो है उन्हें अच्छी लग रही थी। उन्होंने ज़मीनों की सफाई की और खेतों का विकास किया। इन लोगों ने ज़मीन जो कि जंगली भूमि थी उन्हें साफ करके खेतों को बनाया। उन्होंने ऐसी फसल या धान या कपास उगाई जो यूरोप में नहीं उगाई जाती थी। उन्होंने कपास की खेती की और धान अर्थात चावल की खेती इन्होंने यहाँ पर की, जो कि यूरोप में उस दौरान नहीं उगाई जाती थी, इसलिए वहाँ ऊंची मुनाफे पर उन्हें बेचा जा सकता था। ये ऐसी फसलें उगाते थे, फिर यूरोपीय व्यापारियों को ये लोग बेचते थे और फिर उन्हें बहुत अधिक मुनाफा होता था। और विस्तृत खेतों को जंगली जानवरों, भेड़ों और पहाड़ी जो है शेरों से बचाने के लिए उन्होंने शिकार के जरिए उनका सफाया ही कर दिया। जो यूरोपीय लोग थे यहाँ पर, जिन्होंने अपने पोलैंड वासी वगैरह, तो जिन्होंने यहाँ पर अपने जो है जंगली इलाकों को साफ किया, लेकिन फिर भी जंगली जानवरों का भय यहाँ पर बना रहता था। तो जंगली जानवरों में मुख्य रूप से देखें तो भेड़िए थे, पहाड़ी शेर थे और भी कई प्रकार के खूंखार जानवर हैं इन इलाकों में, जंगलों में रहा करते थे। तो इन्होंने यहाँ के जंगलों को साफ किया और उसके बाद उन्होंने वहाँ की ज़मीन को खेती योग्य बनाया। उन्होंने इस प्रकार से जंगली जानवरों का सफाया किया कि धीरे धीरे वो जंगली जानवर वहाँ से विलुप्त हो गए। 1873 ईस्वी में कटीले तारों की खोज के बाद ही वे अपने को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर पाए।
1873 में अभी भी उन्हें जंगली जानवरों का भय बना रहता था। उन्होंने देखिए ये हमें ऐसे तो ये हमें पहाड़ी इलाका नज़र आ रहा है, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब ये जंगली प्रदेश भी है क्योंकि यहाँ आसपास हमें जंगल भी निकट देखिए झाड़ियाँ दिख रही है और बड़े बड़े पेड़ पौधे। तो यहाँ पर ये लोग जो थे इन्होंने इन जंगलों को साफ किया और फिर यहाँ पे उन्होंने रहने योग्य स्थान या कह सकते हैं खेती योग्य स्थान बनाए इन जंगलों को साफ करके। कई उन्होंने पशु बाड़े भी बनाए, पशु बाड़े यानी पशुओं के रहने के लिए स्थान। तो चूंकि यहाँ पे पशुओं के लिए खतरा था, उनको अपने रहने के लिए भी खतरा था क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर है वो अक्सर शिकार के लिए आ जाया करते थे, शेर है, भेड़िए हैं और भी अनेक प्रकार के खूंखार जानवर। तो इस हेतु 1873 में कटीले तार यानी जिसे हम तारबंदी कहते हैं, खेतों की मेड़ बनाई जाती है खेतों के चारों तरफ रखवाली के लिए, ताकि कोई भी पशु है खेतों को नुकसान न पहुंचाए, तो लोहे की तार वगैरह आते हैं। तो चूंकि यहाँ पर 1813 में अगर हम देखें यहाँ पे तो उन्होंने ये इस प्रकार की बाउंड्री बना रखी है। अगर आप पिक्चर में देख सकें तो आपको बाउंड्री नजर आएगी। तो इन्होंने अपने खेतों में या जो इलाके इन्होंने साफ किए थे अपनी पशुओं के लिए, तो इन्होंने यहाँ पे इस प्रकार से जो है दीवारें खड़ी की है या तारबंदी की है। तो ये इनके लिए सुरक्षित स्थान थे कि उन्होंने तारबंदी के द्वारा अपने स्थानों को सुरक्षित किया है। ये पिक्चर के माध्यम से हम देख सकते हैं। घर के बाहर काम करने के लिहाज से दक्षिणी इलाके की जलवायु यूरोपीय जनों के लिए काफ़ी गर्म थी। अब यूरोपीय लोग हैं इन इलाकों की तरफ आए तो ये इलाके उनके लिए थोड़े गर्म थे और दक्षिणी अमेरिकी उपनिवेशों का ये अनुभव रहा था कि दास बनाए गए मूल निवासी बड़ी संख्या में मौत के शिकार हुए थे। अमेरिका में आने वाले उत्तरी अमेरिका की तरफ लोग गए थे और वहीं दक्षिण अमेरिका की तरफ भी जो है यूरोपीय लोग गए। तो दक्षिणी अमेरिकी उपनिवेश जो था या कह सकते हैं जो इलाके जो यूरोपीय लोगों ने अपने अंतर्गत ले लिए थे, अपने अंडर में ले लिए थे, अपने नियंत्रण में ले लिए थे, वहाँ पे थोड़ा सा जो है वातावरण यूरोपीय लोगों के लिए जो है गर्म था। और ऐसे में अब यहाँ पर इन लोगों को उन्होंने दास बनाया बाग बगीचों में काम करने के लिए। लेकिन जब मूल निवासियों ने इनका विरोध किया, वो नहीं चाहते थे कि वो इनका कार्य करें, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे मूल निवासियों को मौत के घाट भी उतार दिया गया। उन्हें मौत को अपनाने पर मजबूर होना पड़ा। इसलिए बागान मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीदे। अब यूरोप के जो लोग थे, जो मालिक बन गए थे यहाँ पे बाग बगीचों के और बड़े बड़े जो इन्होंने फार्म हाउस बना लिए थे, इन्होंने क्या किया, अब मूल निवासियों को उन्होंने बहुतों को मौत के घाट उतार दिया और उन्होंने अफ्रीका से दास खरीदे। अफ्रीका की जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी तरफ उन्होंने रुख किया और फिर इन दासों को खरीद कर यहाँ ले आए, अमेरिका में ले आए। दास प्रथा विरोधी समूहों के विरोध के चलते दासों के व्यापार पर तो रोक लगी, हालांकि बाद में इसके ऊपर रोक लगी, लेकिन ये व्यापार फिर भी चलता रहा। ये रोक सिर्फ मौखिक तौर पे ही लगी हुई थी। इसके ऊपर कोई भी कार्य है जिसे बंद करने में वर्षों लग जाते हैं। लेकिन जो अफ्रीकी संयुक्त राज्य अमेरिका में थे वे और उनके बच्चे दास ही बने रहे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अफ्रीका के लोग जो आ चुके थे वो दास बने रहे और साथ में उनके बच्चे भी बाद में वहाँ पर दास ही बने रहे। तो उनका उपयोग है वो काम के रूप में वो लेते रहते या खेतों में खलिहानों में काम करने के लिए उनका वो उपयोग करते रहते थे। तो यहाँ पर दास प्रथा भले ही बंद हो गई, लेकिन दासों का व्यापार है वो ऐसे ही चलता रहता। दास व्यापार या दास प्रथा वो होती है जिसमें मनुष्य की खरीद फरोख्त की जाती है। जैसे जानवरों को या वस्तुओं को बेचा या खरीदा जाता है, उसी प्रकार से दास प्रथा के अंतर्गत व्यक्तियों को बेचा या खरीदा जाता है और इसमें खास तौर से अफ्रीका के लोगों को दास के रूप में प्रयोग में लिया जाता था। उनके साथ ये इनके मालिक हैं वो बुरा बर्ताव भी करते थे, जानवरों के समान सलूक करते थे। कभी कभी इन दासों की स्थिति इतनी खराब हो जाती थी कि इनको तलवार की धार का सामना भी करना पड़ता था, कई बार उन्हें मौत के घाट भी उतरना पड़ता था। यहाँ पे मूल निवासियों का एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। तो ऐसे में जो दास विरोध करते थे उनको मौत के घाट है वो उतार दिया जाता था। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने जहां अर्थतंत्र बागानों पर टिका हुआ नहीं था, दास प्रथा को खत्म करने और पक्ष में दलीलें दी। और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो बाग बगीचों में काम नहीं करवाते थे, जिनकी अर्थव्यवस्था इन बागों पर नहीं टिकी हुई थी, तो वो इस दास प्रथा के विरोधी थे और उन्होंने इसके विरोध में कई दलीलें दी कि इसे बंद करना चाहिए या अमानवीय बताया, क्योंकि दासों के साथ बहुत ही अमानवीय जानवरों से बदतर सलूक भी होता था। 1861 से 65 में दास प्रथा को जारी रखने और उसके खात्मे की वकालत करने वाले राज्यों के बीच युद्ध भी हुआ कि दो तरफा लोग थे, कुछ तो जारी रखने वाले लोग थे और कुछ इसकी जो है
इसको बंद करना या इसको खात्मा करवाना चाहते थे। इस बार इसमें युद्ध भी हुआ, दासता विरोधियों की जीत हुई कि जो दासता का विरोध करना चाहते थे उसकी जीत हुई, दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। हालांकि अफ्रीकी मूल के अमेरिकियों को नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष में विजय 20वीं सदी में आकर ही मिल पाई। कि आज भी हम देखते हैं अमेरिका के अंदर सभी तरह के लोग पाए जाते हैं, यूरोपीय गोरे भी पाए जाते हैं और मूल निवासी भी पाए जाते हैं और अफ्रीकी दास भी पाए जाते हैं। वो तो आज भी अब अमेरिका के अंदर उनके साथ नस्ली भेदभाव होता है, आज भी उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। भले वो दास ना हो लेकिन काले और गोरे का भेदभाव आज भी वहाँ पे चलता है, वो उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। आज भी उनको नस्लीय भेदभाव का सामना है करना पड़ता। ऐसे कई अपवाद स्वरूप ऐसे कई एग्जाम्पल हमें आज भी मिल जाते हैं, जिसमें अभी थोड़े समय पहले ही एक जो है व्यक्ति को गाड़ी के नीचे कुचल कर घुटने के बल पर 2 पुलिस वालों ने बुरी तरह मौत के घाट उतार दिया था। बाद में इसके चलते अमेरिका में दंगे भी हो गए थे, क्योंकि वो मूल निवासी था और बाकी लोग हैं वो कहीं ना कहीं थे तो वो भी मूल अमेरिकी ही थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में नस्लीय भेदभाव इतने वर्षों के बाद भी विद्यमान था। कनाडाई सरकार के सामने एक समस्या थी जो लंबे समय तक हल नहीं हो पाई थी और वो थी मूल निवासियों के सवाल के मुकाबले ज़्यादा जरूरी प्रतीत होती थी। 1763 में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस के साथ हुई लड़ाई में कनाडा को जीता था। फ्रांस से ब्रिटिशों ने जीता और वहाँ फ्रांसीसी आबादकार लगातार स्वायत्त राजनीतिक दर्जे की मांग कर रहे थे। आबादकार यानी जो फ्रांसीसी वहाँ जो है बरसों से बसे हुए थे, आबादकार यानी सेटलर्स यानी सेटल्स जो हो गए थे वहाँ पर। और 1867 में कनाडा को स्वायत्त राज्य के एक महासंघ के रूप में संगठित करके इस समस्या का समाधान है निकल सका। स्वायत्त राज्य यानी स्वतंत्र राज्य का दर्जा है उसमें दे दिया गया और वहाँ के लोग हैं उसको इसी महासंघ का नाम है वो दिया गया। इस प्रकार कनाडा में शांति स्थापित हो पाई। तो आज का ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने पारस्परिक धारणाएं करके जो बिंदु था उसको हमने समझा। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।